हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अनन्या शर्मा, योर कॉमर्स गाइड। और आपको इस चैनल पे कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट और चैप्टर्स करने को मिलेंगे। तो बिना देरी करे मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम अपना सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम फर्स्ट ईयर का चैप्टर कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि मेरे समझाने ये वीडियो देखने के बाद, मेरे समझाने के बाद और इन नोट्स को गो थ्रू करने के बाद आपको इस चैप्टर में से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो बिना देरी करें लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है, देखो, मतलब मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो मतलब क्या होता है कॉर्पोरेट प्लानिंग का? तो कॉर्पोरेट प्लानिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने फ्यूचर गोल्स डिसाइड करती है और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो जो स्ट्रैटेजीज और प्लान बनाना है वो सब डिसाइड करती है। सिंपल वर्ड्स में, कंपनी को फ्यूचर में क्या अचीव करना है, उसके लिए क्या करना है, ये कॉर्पोरेट प्लानिंग बताता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो वो है कि अगर एक कंपनी अगले 5 साल में अपनी सेल्स 100 करोड़ से 300 करोड़ करना चाहती है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग करेगी कंपनी, उसे आप कॉर्पोरेट प्लानिंग कहोगे। तो अब आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो सबसे पहला फीचर है फ्यूचर ओरिएंटेड। कॉर्पोरेट प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर की जाती है। कंपनी पहले से एस्टिमेट करती है कि फ्यूचर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक कंपनी फ्यूचर डिमांड बढ़ाने की पॉसिबिलिटी देखकर नई फैक्ट्री लगाती है। अगर कंपनी की डिमांड ही नहीं है और कंपनी अगर नई फैक्ट्री लगाएगी तो वो तो वेस्ट ऑफ मनी है ना, क्योंकि डिमांड ही नहीं है जो भी वो गुड्स बना रही है कंपनी, तो वेस्ट ऑफ मनी है। डिमांड नहीं, आप दूसरी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, कोई खरीदेगा नहीं, तो आप कहाँ से अपना खर्चा निकालोगे। देन वी हैव गोल ओरिएंटेड, जिसका मतलब है कि कॉर्पोरेट प्लानिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए की जाती है। हर एक्टिविटी कंपनी के गोल से लिंक्ड होती है। जैसे अगर गोल्ड मार्केट शेयर बढ़ाना है तो मार्केटिंग बजट इंक्रीज किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट फीचर आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब है प्लानिंग एक बार करके ख़त्म नहीं होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होने पर प्लान्स को आपको रिवाइज करना पड़ता है। एग्जांपल अगर दूं तो इकोनॉमिक रिसेशन आने पर कंपनी अपनी प्लानिंग मॉडिफाई कर सकती है। देखो, आपको ये तो पता है कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों है। प्लानिंग अगर आप एक गोल अचीव करने के लिए कर रहे हो, अब वो गोल आपका अचीव हो गया तो ये थोड़ी है बस वही गोल अचीव करना काम था कंपनी का, नहीं, और भी गोल्स होते हैं कंपनी को। तो उन गोल्स को देखकर अब कंपनी अपनी नई प्लानिंग करेगी, सब कुछ नया करेगी। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगला आता है इंटीग्रेटेड प्रोसेस, जिसका मतलब है कॉर्पोरेट प्लानिंग बिजनेस का सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग सब मिलकर काम करते हैं। जैसे अगर सेल्स बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे, आपस में लड़ाई कर रहे हैं या कुछ डिस्प्यूट हो रहा है या कुछ भी उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो सेल ही नहीं बढ़ पाएगी ना, क्योंकि ना तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि मार्केटिंग अच्छी हो रही है या नहीं हो रही, तो वो कितना प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अगला आता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसका मतलब है प्लानिंग में फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट एक ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कंपनी डिसाइड करती है कि नई ब्रांच खोलनी है या ऑनलाइन बिजनेस एक्सपेंड करना है। ये डिसीजन ही तो ले रही है ना आपकी कंपनी एक। ये सब आपके हो जाते हैं फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन को इंश्योर करना, नए प्रोडक्ट्स और नए मार्केट्स डेवलप करना, ये होता है आपका बिजनेस ग्रोथ का मतलब। ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है कॉर्पोरेट प्लानिंग का। देन वी हैव सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम और एफिशिएंट यूज़ करना, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम होती है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अगला आता है आपका रिस्क रिडक्शन, जिसका मतलब है फ्यूचर्स अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क को पहले से आइडेंटिफाइड करना और बैकअप प्लान्स को तैयार करके लॉसेस को कम भी किया जा सकता है। देन वी हैव बेटर कोऑर्डिनेशन, जिसका मतलब है डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है ताकि सभी एम्प्लॉयज सेम डायरेक्शन में काम करें। अगर डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, डिस्प्यूट चल रहा है, कोई एक दूसरे को लाइक नहीं करता, किसी का काम नहीं पसंद आ रहा, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगी, एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से बात नहीं करेंगे फॉर्मल वे में, एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को बताएंगे नहीं कि किस डिपार्टमेंट में क्या सीन चल रहा है, तो फिर तो ऐसे प्लानिंग बेकार हो जाएगी ना। आप गोल्स ही नहीं अचीव कर पाओगे, आपकी सेल्स ही नहीं बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो ऐसे तो कंपनी बंद ही हो जाएगी। देन वी हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसका मतलब है कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करना और मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना। ये सब आपके आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। नाउ वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो पहला इंपॉर्टेंट है क्लियर डायरेक्शन। तो प्लानिंग कंपनी को फ्यूचर की एक क्लियर डायरेक्शन दे देती है और एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उन्हें क्या अचीव करना है, क्या उनको टारगेट दिया जाता है जो उन्हें अचीव करना होता है। देन वी हैव बेटर डिसीजन मेकिंग, जिसका मतलब है मैनेजर्स फैक्ट्स और डाटा के बेसिस पर डिसीजंस ले सकते हैं और गलत डिसीजंस की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है।
थर्ड वी हैव कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज़, जिसका मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है ताकि डेविएशन को ईजिली आइडेंटिफाई करना हो। अब देखो यार, जो आपने प्लान करा होता है वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होता है, एंड आप अपनी जो परफॉर्मेंस है वो भी चाहते हो कि बहुत सिस्टमैटिक वे में हो, और उन परफॉर्मेंस को आप कंपेयर करते हो जिससे देखिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे, या फिर बीच में कोई भी डेविएशन आ रहा है तो उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आप उस प्रॉब्लम को हटा देते हो। देन वी हैव बिजनेस स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है प्लानिंग बिजनेस को स्टेबल और सिक्योर बनाता है ताकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। तो यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट प्लानिंग के आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, फीचर्स सब कुछ समझ आ जाता है। यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट प्लानिंग टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं हम एनवायरमेंटल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले इसका भी मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस इस प्रोसेस है जिसमें बिजनेस अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी करता है। इसका पर्पस होता है अपॉर्चुनिटीज़ और आइडेंटिफाई करना थ्रेट्स को। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस के आसपास के फैक्टर्स का एनालिसिस करना जो उसकी सक्सेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी चेंज हो जाए तो कंपनी के प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आता है, तो ये सब आपकी कंपनी को पहले से ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहला है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। कंपनी उन अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज ले सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ाना एक कंपनी की अपॉर्चुनिटी है। देन वी हैव आइडेंटिफाई थ्रेट्स, जिसका मतलब है फ्यूचर रिस्क और थ्रेट्स को पहले से पहचानना। कंपनी प्रिवेंटिव हो जाती है, कुछ ऐसे मेजर्स ले सकती है जिससे आप थ्रेट से बच पाओ, जिससे आप जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है उससे बच पाओ। जैसे अगर नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आना एक थ्रेट हो सकता है। अगला है बेटर प्लानिंग, जिसका मतलब होता है एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन प्लानिंग को इफेक्टिव बनाता है, जिससे मैनेजर्स रियलिस्टिक गोल्स सेट कर सकते हैं। देन वी हैव एडेप्टेशन टू चेंजेस, जिसका मतलब है कि बिजनेस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, जिससे आपका सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों इंप्रूव होता है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट, सेकंड वी हैव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। तो इंटरनल एनवायरनमेंट कंपनी के अंदर के फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये फैक्टर्स कंपनी के कंट्रोल में होते हैं। जैसे पहला इसमें आता है आपका एम्प्लॉयज़ कंपनी की प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्किल्ड एम्प्लॉयज़ बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, और कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको काम बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो काम ही नहीं कर रहा है, वो आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस को बेटर नहीं करते, वो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो एम्प्लॉयज़ आपके स्किल्ड होने चाहिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो। सेकंड आ जाता है मैनेजमेंट बिजनेस के डिसीजंस और पॉलिसीज़ बनाता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट से कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो होती है। देन वी हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिजनेस के पास अवेलेबल फंड्स और कैपिटल, ये सब स्ट्रॉन्ग फाइनेंस के एक्सपेंशन आसान हो जाता है। देन वी हैव कंपनी कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़, बिलीव्स और वर्क एनवायरनमेंट, ये सब होते हैं। देखो, पॉजिटिव कल्चर एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन बढ़ाता है। ठीक है, ये सब आपके 4 कोर इंटीरियर एलिमेंट्स होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब समझो, ये वो एनवायरनमेंट होता है जो कंपनी के बाहर के फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो कंपनी के कंट्रोल में हो। एक्सटर्नल जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते। इसमें सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसका मतलब है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। मान लो इन्फ्लेशन एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया, आपकी डिमांड कम हो गई, और इनकम लेवल क्या है बिजनेस का, ये सब आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देन वी हैव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जिसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रेगुलेशन बिजनेस पर इम्पैक्ट डालता है। जैसे जीएसटी पॉलिसी चेंज होने से बिजनेस ऑपरेशन अफेक्ट हो सकते हैं। अब हमारा आ जाता है सोशल एनवायरनमेंट, जिसका मतलब होता है सोसाइटी की वैल्यूज़, कल्चर एंड लाइफस्टाइल बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हेल्थ कॉन्शियस लोगों की बढ़ती संख्या हेल्थी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाती है। जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपकी कंट्री में, तो जो हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और टेक्निकल एनवायरनमेंट। न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेस को एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनाती है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम। देन वी हैव कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज और एक्टिविटीज़ बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसे देखो, अगर कॉम्पिटिटर आपका डिस्काउंट दे तो कंपनी को भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक जगह आपको सामान मिल रहा है 500 रुपये का और एक जगह आपको सामान मिल रहा है 450 रुपीज़ का, तो आप कहाँ से लोगे? दोनों सेम सामान दे रहे हैं, तो आप 450 वाले पे जाओगे ना, जिससे आपका खर्चा कम हो। हर कोई जो भी कस्टमर होता है वो वही देखता है जहाँ उसका खर्चा कम हो। अगर आपका कॉम्पिटिटर डिस्काउंट दे रहा है तो आपकी तो सेल्स फिर कम हो जाएगी, आपको भी फिर कुछ स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, या तो आपको बाय 1 गेट 1 सेल करनी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी आपको लगानी ही पड़ेगी।
अब आ जाते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस पे। तो पहला आता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जिससे अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। देन सेकंड वी हैव मॉनिटरिंग। एनवायरमेंटल चेंजेस को कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करना ताकि फ्यूचर ट्रेंड्स हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। देन वी हैव फोरकास्टिंग, जिसका मतलब है फ्यूचर कंडीशंस का प्रिडिक्शन करना, प्लानिंग को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाना। देन वी हैव असेसमेंट, जिसका मतलब है कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन का इवैल्यूएशन करना ताकि बिजनेस पर उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करना। ये सब हमारा आ जाता है एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस में। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है एंड आई फील मैंने बहुत इजी वे में एग्जांपल दे देकर आपको बहुत सारी अच्छे से चीज़ें समझा दी हैं। ये मैंने आपको कुछ नोट्स दिए हैं एंड आई फील इन सब नोट्स को पढ़ के, इन सब चीज़ों से गो थ्रू करके आपको कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस वीडियो को अच्छे से देखो, एक बार इसको, मेरी वीडियो को, मेरी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनो एंड देन आपको आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, एक मैं आपको एग्जाम टिप देती हूँ। अगर कॉर्पोरेट प्लानिंग और एनवायरमेंटल एनालिसिस का आए आपको क्वेश्चन, तो कॉर्पोरेट प्लानिंग और एनवायरमेंटल एनालिसिस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पहले कंपनी एनवायरमेंट को एनालाइज करती है, फिर उसके बेसिस पर प्लानिंग बनाती है। तो ये पॉइंट अगर आप लिखोगे ना, ऐसे स्टार करके लिख देना, तो टीचर को बड़ा अच्छा लगेगा कि इस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है। सो ये एक एग्जाम टिप मैंने आपको दे दी है और ये सब बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। डेफिनेशन लिख कर आना, बड़ा बड़ा लिखना पेपर पे, और जो जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर देना, उनको पे अंडरलाइन कर देना, एग्जाम्पल्स लिख देना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और टीचर सोचेगा कि ओके, ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में। और जितना अच्छे से हो सके इन नोट्स को गो थ्रू करो। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है एंड आई डोंट थिंक सो इस चैप्टर में अब कुछ भी रहा है। अगर एक आध चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उस पर मैं वीडियो डाल दूंगी। बाकी आई डोंट थिंक सो कुछ भी इस चैप्टर में ऐसा रहने वाली चीज़ रही है। एंड आई होप दैट यू लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन, यू लाइक्ड माई टीचिंग, एंड विद दिस चैप्टर एंड्स। एंड अगला चैप्टर आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है अगला मुझसे, मैं वही चैप्टर की वीडियो बना के डालूंगी। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं ये चैप्टर एंड ये वीडियो। सो आई होप गाइज यू लाइक्ड माई टीचिंग, यू लाइक्ड माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक्ड इट, सो just do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.